वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 जो दिसंबर में होने वाला है, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी और मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 आज हम चर्चा करेंगे। किसके लिए? प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, क्योंकि कल आपको मैंने 10 बजे पहला टेस्ट दे दिया। और ये टेस्ट कहां पे है? ये सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर है। ये देखिए, इस प्रकार का पोस्टर है, नानक क्लासेज सेकंड ग्रेड शिक्षक टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट आपको 1 अक्टूबर से मिल गया और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिल रहा है। तो जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, आज ही हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, और फायदा उठाइए नानक क्लासेज सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज का। और बड़ी बात, ये पहली हमारी टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड के लिए जिसका सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब पे आपको लगातार दे रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। 2 नंबर टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन है चर्चा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक आयोग सुधार का गठन किया गया। कब किया गया? पूर्व मुख्यमंत्री कौन? शिवचरण माथुर। नाम सुना होगा शिवचरण माथुर, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार है? 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि यहां से सीधा सीधा पेपर में आपको पुट होकर क्वेश्चन मिलेगा। अब यह पूछ रहा है कि राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? 1987 में, फरवरी 1987 के अंदर। अब यह क्वेश्चन जिसको यह पता है कि शिवचरण माथुर कब कब मुख्यमंत्री बने, तो अपने आप क्वेश्चन भी सही हो सकता था। ठीक है, तो यहां याद रखना, शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री बने, पहले 1981 से 1985, और अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कि गोलीकांड हत्याकांड के बाद किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, वो थे शिवचरण माथुर। और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1988 से 89। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि उनकी अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था फरवरी 1997 को। दूसरा प्रश्न, राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। देखो, आपका 3 टेस्ट हो चुके हैं और कल संडे है, संडे के दिन आपका मेगा टेस्ट होगा और उसका शेड्यूल आपको डाल दिया गया है। तो 3 टेस्टों के बाद एक मेगा टेस्ट हमने तैयार किया है। तो राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आता है, तो बड़ा ही शानदार है, सब जानते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया। 8 मार्च का वो दिन है जिस दिन हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जन्म दिवस इनका आता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया की जब भी बात आए, एक इंपॉर्टेंट जरूर बात याद रखना, इनका विधानसभा क्षेत्र जालरापाटन झालावाड़, तो ये क्वेश्चन आता ही है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले, 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले आधुनिक राजस्थान के निर्माता। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित या अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री, अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री थे। 1981 से 81 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तीसरा प्रश्न, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, परंतु उसे 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। अब ये राज्य विधानमंडल का मतलब क्या हुआ कि एक विधानमंडल होता है, एक सदनीय होता है, द्विसदनीय होते हैं। कुछ राज्य है जहां द्विसदनीय है और अपने राजस्थान के अंदर एक सदनीय। एक सदनीय का मतलब जहां सिर्फ विधानसभा होती है। 2 सदनीय का मतलब जहां विधान परिषद होती है। तो विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है, लेकिन राज्यों के अंदर यह प्रावधान है कि विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से भी बन सकती है। तो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, हाँ नियुक्त तो करता है। नियुक्त करता कौन है? राज्यपाल नियुक्त करता है संविधान के अनुच्छेद 164 में। ठीक है, 6 माह में विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद है? 167, अनुच्छेद 167 याद रखना। अब ये पेपर में आता है, अनुच्छेद 167 में ऐसा क्या है? तो अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं कि वो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान है। वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के अंदर है, बहुत सारी है। वह राज्य के सभी विभागों के अंदर समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, ऐसी चीजें तो याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा।
पांचवा, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, यानी उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों पद संभालने वाले ऐसे आए थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल की बात करें, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ये सिर्फ 1952 से 1952 ही रहे थे और इनका जिला याद रखना दोसा है, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। राज्य के प्रथम लोकतांत्रिकों या निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए ऐसे जो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे उप मुख्यमंत्री भी रहे। टीकाराम पालीवाल। हरिदेव जोशी ऐसे थे, इन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। 3 बार राजस्थान के सीएम रहे लेकिन तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग कहां पे? भरतपुर में गोली कांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? ये क्वेश्चन अभी ताजा कांस्टेबल के एग्जाम में है। ये डीग भरतपुर के अंदर है। डीग का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। डीग के महलों का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। गोली कांड के बाद शिवचरण माथुर को 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा देना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? मैंने आपको बताया ना, आपको अनुच्छेद 2 याद रखने, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को विधिक कानूनी सहायता देने के लिए या संवैधानिक सहायता देने के लिए एक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को शपथ दिलाएगा, यानी नियुक्त करेगा। आपसे पूछे मुख्यमंत्री पद का प्रावधान कहां पे? 163 में। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, वो कौन से में? 164 में। दोनों याद रखना, जैसे आपने पढ़ते ना संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के लिए, सेम 163 164। तो जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय नहीं थे भैरव सिंह शेखावत जी, बिल्कुल भैरव सिंह शेखावत बड़े शख्सियत के आदमी थे। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कितनी बार? 3 बार। इन्हें बाबू शाह के नाम से जाना जाता है और पहली बार ये बने थे 1977 से 80 के बीच। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी थे और प्रथम बार गैर कांग्रेसी यानी जनता दल को स्पष्ट बहुमत मिला था और ये 1980 को 77 में बने थे, लेकिन 1980 के अंदर राजस्थान के अंदर क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि निर्वाचित सरकार को समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस समय मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद थे। कब थे? राज्यसभा सांसद थे। उसके बाद में उपचुनाव के अंदर छबड़ा 12 से उपचुनाव जीतकर सदस्यता ग्रहण की थी इन्होंने। अगला, राजस्थान के निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ संभाला? स्टार लगा लेना। 11वें उपराष्ट्रपति बने थे भैरव सिंह शेखावत। कब? भैरव सिंह शेखावत ऐसे व्यक्ति थे। अब यहां से एक क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार बनेगा। अब क्या बनेगा? क्योंकि अब आप ये बताओ वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है और राज्यसभा के सभापति कौन है? क्योंकि आपने एक तो पढ़ा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये क्लियर है। तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने हैं। राजस्थान से दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर गए हैं। पहले कौन? भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में, और अब 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? बड़े ही सिंपल से प्रश्न है ये, तो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए आसान है। कौन सी? देखो, अरावली पर्वतमाला से कुछ नदियां इधर निकलती है, कुछ इधर निकलती है, और कुछ यहां से एक या 2 नदियां इधर यमुना की तरफ जाती है, बाकी नदियां समुद्र या जमीन में ही समा जाती है। देखो, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में आएगी माही नदी, लूणी नदी, सोम नदी, साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती। अब देखो, साबरमती जाती है, सोम जाती है, लूणी जाती है, लेकिन बनास नहीं जाती। बनास चंबल की सहायक नदी है। और इधर चंबल की बात करें, इधर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो चंबल नदी, बनास नदी, काली सिंध, सारी, यानी चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा, बाणगंगा का हो जाएगा। इधर लूणी वाला, माई वाला, साबरमती वाला, पश्चिमी बनास वाला, ये सारे अरब सागर में जाएंगे। तो देखो ऑप्शन में देखो, घग्गर आंतरिक प्रवाह की नदी है तो ऐसे गलत हो गया, बनास बंगाल की खाड़ी तो ऐसे गलत हो गया, माही लूणी चंबल बंगाल की खाड़ी तो ऐसे गलत हो गया, माही। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन, अब ये सोम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी। कई बार सहायक नदियों वाले प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे देखो चंबल की सहायक बनास, बनास की बेड़च है ना,
बेड़ज किसकी है? बनास की। बनास किसकी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती। कई बार ऐसे भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? देखो, चरमवती नदी कहते हैं, नित्यवही यानी बारहमासी नदी है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। विशिष्टि नदी इसको नहीं कहते, बनास नदी को विशिष्टि कहते हैं। ठीक है, अब देखो, कामधेनु हमारी राठी गाय को भी कहते हैं। तो कई विद्यार्थी मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितने विद्यार्थियों के टच में रहता हूं। आप तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो, तैयारी कर रहे हो, आप तो सारे बुद्धिजीवी हो, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। एक तो पशुधन में राठी गाय को कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की एक नदी को कहते हैं कामधेनु। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज कोटा के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती, अंतर्राज्यीय का मतलब राज्यों से सीमा बनाती है, तो जाना पावा की पहाड़ी से चंबल नदी निकली, और यहां जैसे ही मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान के रावत भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करके, और ये सीमा बनाती बनाती मध्य प्रदेश की सीमा बनाती बनाती उत्तर प्रदेश में बहती, मध्य प्रदेश बहती, उत्तर प्रदेश में बहती, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ये चंबल नदी है, वो 6 जिलों में बहती है। एक सूत्र याद रखना, चक्को बुस कदों। चक्को बुस कदों याद रखना, बस चक्कना है किसको? बुस को। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बुस, करौली, धौलपुर, 6 राज्यों से बहती। तो लूणी, बनास और चंबल 3 ऐसी नदियां हैं जो 6 राज्यों से बहती। नदी जिसका उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है या गिराती है, वह नदी कौन सी है? माही नदी। अमरूरू की पहाड़ियों से निकलती है, धार जिले से। माही नदी जो यही मालवा इस क्षेत्र से, विंध्याचल क्षेत्र से निकलकर और इस प्रकार की सीमा बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार कर जाती है पार, और उल्टे यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। इसलिए कहते हैं विश्व की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही, जिसको वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है, आदिवासियों की गंगा, इस माही नदी को कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बहती है और बांसवाड़ा में खांदू ग्राम में प्रवेश करती है, और यहीं पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, कागदी पिक्कव बांध बना हुआ है, गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है। तो कहां ले जाती है अपना जल? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यानी आगे अरब सागर में इसका जल जाता है। उद्गम कहां से हुआ? मध्य प्रदेश से। किस किस की साझेदारी में है ये राजस्थान और गुजरात की साझेदारी में, ध्यान रखना। गुजरात में हिस्सा 55, राजस्थान का 45, लेकिन जो विद्युत मिलती है 144 मेगावाट पूरी राजस्थान को मिलती है। अब इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, बहुत ही ज्यादा, देखो एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा कर देते हैं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे अपने। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम। अब खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना, वो निकलती है बनास नदी। कौन सी? बनास। तो नदी कौन सी आ गई? खमनोर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो निकलती है बनास नदी। देखो 1-2 प्रश्न है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किए थे, टेक्निकल गलत कर दिए गए, मैंने देखा था, आपके जवाब भी दिए, हमने उसको सही कर दिया। देखो टेक्निकल जो बंदा होता है ना, उसको ज्यादा इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो ऐसे को नहीं देखता, उसका काम होता है वीडियो जो क्वेश्चन होते हैं उनको सेट करना। ठीक है, तो टेक्निकल ने क्या किया है, ये देखो, उसको दे दिया 100% यार, ब यहां दे दिया, उसने उत्तर लगा दिया 100, हमारा उत्तर दिया हुआ था 100, उसने उस बाणगंगा को लगा दिया। क्यों? मैं टेक्निकल समझने आगे से वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं आई, वायदे हुए आ जाए, बाकी सारे प्रश्न सही मिलेंगे आपको, कोई मिसमैच नहीं होगा। तो 1-2 प्रश्न हमें खेद है कि वो गलत लग गया, अब ऐसे गलत लगे। देखो कहां बनास और कहां, ये उसने ऑप्शन देखा और सीधा लगा दिया, वहां बाणगंगा लगा था ना। तो इसका उत्तर क्या है? खमनोर की पहाड़ी से निकलती है बनास नदी। कहां से? खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ के निकट राजसमंद से, और बनास नदी यहां से निकलने के बाद 6 जिलों में बहती हुई रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर में, इधर से सीप आती है, इधर से चंबल आती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। अब 6 जिले याद रखना, एक सूत्र बता देता हूं, रांची बी अटोस, रांची बी अटोस, आप अपने हिसाब से याद कर लेना, मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, कभी नहीं भूलता मैं। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। अगला देखो, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? सिंपल है, आपको बता दिया। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी? यमुना की। यमुना किसकी? गंगा। गंगा किसके साथ मिलकर काम करती है? ब्रह्मपुत्र और बंगाल की खाड़ी में जाती है। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास
किया गया है। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी पर कौन सा बांध, मेजा बांध बनाया गया है। कौन सा, जिसे ग्रीन माउंट या ग्रीन बांध की संज्ञा भी दी गई है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया। जब जब कोठारी नदी का काम नाम आता है, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। कोठारी नदी की जब भी बात आई, भागोर सभ्यता यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न देखो, पुष्कर झील को स्वच्छ करने की योजना में सहयोग कौन दे रहा है। तो कनाडा के सहयोग से पुष्कर को स्वच्छ किया गया। जब भी पुष्कर झील का नाम आए, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा विशाल मेला लगता है, विश्व का यानी वो राजस्थान में सबसे बड़ा ऊंटों का मेला भी यहाँ इस दिन मिलता है। ये रंगीन मेला है, पंचकुंड तीर्थ कोंकण तीर्थ मेला इसको कहते हैं। पुष्कर झील में 52 घाट है, ये बात याद रखना। आपसे पूछे ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा मानसागर झील कहाँ स्थित है, जो जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। मानसागर झील कहाँ पे है, तो आमेर जयपुर के पास मानसागर झील स्थित है। इसरदा बांध किस जिले में, ये भी मिसमैच हुआ है थोड़ा उसमें, तो रिपोर्ट डाल दिया करो, आप सही हो जाते हैं। तो इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछे, इसरदा बांध हाल ही में चर्चा में है, इसरदा बांध परियोजना से जल किस किस को मिलेगा, कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर और दौसा। सवाई माधोपुर और दौसा जिले लाभान्वित होंगे। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में, किस नदी पर, बनास नदी पर। सुमेलित करने आपको, ठीक है, आगे दे रखे होंगे। ये देखो, कनौता बांध कहाँ पे है, बंद बरेठा बांध कहाँ पे, इसरदा बांध कहाँ पे है, काली खोया बांध कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो देखो, कनौता बांध बंद बरेठा भरतपुर में है, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, काला खोया दौसा के अंदर, कनौता बांध जयपुर के अंदर। अब देख लो उत्तर इसमें मिला लेते हैं। ए का 3 हो जाएगा ना, ए का हो जाएगा 3 जयपुर, और फिर 2, बै का हो जाएगा 2, बंद बरेठा 2, सै का हो जाएगा 1, इसरदा 1, तो 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध है, ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है। अब 4 बांध आपके सामने है। अब ग्रेनाइट सिटी तो मुझे पता है जालोर में है, आप देखो क्या उत्तर होगा। तो ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित बांध है ज्वाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ज्वाई नदी पर पाली में बना है। ठीक है, बंद बरेठा भरतपुर में बताया था। पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर मिट्टी से बना बांध है, करौली में अमेरिका के सहयोग से बना है। माही बाजार सागर बांध बांसवाड़ा, ये बोरखेड़ा गांव में बना हुआ है, बोरखेड़ा क्षेत्र में है, बांसवाड़ा में माही नदी पर। अगला देखो, पूर्व हड़प्पा ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहां प्राप्त हुए। देखो शायद 3 सभ्यता कल थी, 1-2 सभ्यता कि आज के टॉपिक में है। तो पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष की बात करें तो गणेश्वर से, कहां से, गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। अब गणेश्वर की बात आई तो कांतली नदी के किनारे सीकर में है, कहां पे, सीकर के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज 1972 में किसने की थी, आरसी अग्रवाल ने की थी। किसने, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। अभी पीटीआई के अंदर प्रश्न आया था, शायद लाइब्रेरी में आया था, पता नहीं पीटीआई, ताम्र संचयी सभ्यता किसको कहते हैं। थोड़ा सा नाम चेंज किया, ताम्र संचयी सभ्यता किसको, गणेश्वर को। अगला देखिए, मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर कहां पे, सीकर में, ताम्र नगरी, मछली पकड़ने के कांटे और तांबे की चीजें यहाँ खूब मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी वगैरह भी मिली है। इसके अलावा यहां से पत्थर के मकान और पत्थर से बने बांध भी प्राप्त हुए हैं। भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन, अब बताने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर आ जाएगा गणेश्वर। गणेश्वर सीकर में है, आड़ूदेपुर में, विराट जयपुर में और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है। तो तीनों की तीनों जयपुर में है। अब यह है कौन सी सभ्यता, विराट सभ्यता के विशेष हैं। प्राचीन नाम इसका था विराटनगर, यहाँ पे कहते हैं हवेनशांग भी आया था। विराट सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर सानी ने की थी। विराट सभ्यता की बात करें तो राजस्थान के अंदर जब भी आपसे कभी सभ्यता से बौद्ध धर्म और मौर्य धर्म, मौर्य वंश के पूछ ले की जानकारी कहां से मिलती है, विराट से। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए, नहीं करना है, सीधी सी बात है। गणेश्वर सीकर में, आड़ूदेपुर में, विराट जयपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया। गणेश्वर सभ्यता अभी मैंने बताया आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने कब, रतन चंद्र अग्रवाल ने
1972 में। विराट के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा सभ्य स्थल है जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? यानी विराट के अंदर तो कपड़े 8 पंचमारक सिक्के, वो सिक्के मिले हैं इसके अंदर इंडो ग्रीक के सूती कपड़े से, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कहां प्राप्त हुए हैं? बालाथल उदयपुर से। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है? देखो, कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की थी, जो ब्राह्मी लिपि में है। वो कहां से? विराट से। विराट का प्राचीन नाम याद रखना, विराट नगर है। और विराट की जब भी बात आए, विराट की पहाड़ी से बाणगंगा निकलती है, बाणगंगा नदी निकलती है। राजस्थान में मौर्य सभ्यता के विशेष, बिना पूछे लगा देना, मौर्य बौद्ध, मौर्य बौद्ध अशोक। आपको उत्तर करना है विराट या विराटनगर जयपुर। विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? विराट या विराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? बस पहले दयाराम साहनी, मैंने अभी बताया 1936-37 के अंदर दयाराम बहादुर साहनी। ये सेकंड ग्रेड का एक भर्ती से जाने से पहले एक जो भर्ती आई थी उसमें ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, दयाराम बहादुर साहनी। और लगभग इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का ज्यादा भंडार आपको मिलेगा। तो दयाराम बहादुर साहनी ने 1936-37 के अंदर इसका नेतृत्व खोज की। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? नाम सुना होगा, संत धन्ना जाट। इनका जन्म कहां हुआ था? धुवन टोंक के अंदर संत धन्ना का जन्म हुआ था। संत रैदास के ये गुरु थे। संत रैदास जी जो थे, संत रामानंद जी के शिष्य थे। रामचरण जी द्वारा स्थापित राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस जिले में? शायद ये क्वेश्चन भी एक दो बच्चों ने जो टेस्ट दिया था उसमें मिस्टेक थी, लेकिन उसको हमने सही कर दिया। आप रिपोर्ट कर दिया करो, रिपोर्ट का ऑप्शन आता है ऊपर 3 बिंदु से, ठीक है, वहां रिपोर्ट कर दिया। कई बार थोड़ी गलती हो जाती है, बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टेक नहीं होगी। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी है कहां पे? तो ऑप्शन ही यहां पे गायब कर दिया, शायद ऑप्शन ही इस उत्तर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन का बस यही फायदा आपको मिलने वाला है कि आपने टेस्ट दिया, आपके मन में जो विचार है भी ये प्रश्न सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया। तो राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी देखो आपको याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा में है। कहां पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और रामचरण जी इसके प्रवर्तक है। राम स्नेही संप्रदाय की 3 और गद्दियां ध्यान रखना। पहले तो शाहपुरा हो गई, दूसरी एक ध्यान रखना रेण नागौर में है, संत दरियाव जी के द्वारा स्थापित है। एक सिंहथल बीकानेर में है, सिंहथल बीकानेर में जो हरिरामदास जी के द्वारा है। और एक है खड़प्पा जोधपुर में रामदास जी के द्वारा स्थापित है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? हम सारे जानते हैं, संत जाम्बो जी को विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। खिरजिड्डी के बहुत सारे बाग लगाए थे। इनका जन्म पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। इन्होंने समाधि ली थी मुकाम के अंदर, जो नोखा तहसील बीकानेर के अंदर है, जहां प्रतिवर्ष आश्विन महीने के अंदर और फाल्गुन और माघ महीने में मेले लगते हैं। तो ये आपको याद रखना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल में साक्षरता विभाग की PGID रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये करंट के प्रश्न आगे, अपना राजस्थान अव्वल रहा है। IM शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? और मैं आपको बता देता हूं, जो विद्यार्थी 10 नंबर मान के चलो, आपके 9 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको एकदम परफेक्ट रूप से करना है, देखो किसी पे बर्डन नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की। हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, CAT के लिए, हर के लिए। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 टेस्ट मिलेंगे पर मंथ। इसमें आपको PDF मिलेगी जो आप प्रिंट निकाल सकते हो, पूरे फैक्ट के साथ है। ये आपके पेपर से दिसंबर तक का डाटा मिलेगा, बड़ा ही शानदार है। मैं कहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है 10 के 10 % सही होंगे जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेगा, या हमारी कंटिन्यू सुबह करंट की क्लास आ रही है। 9 पक्के हैं, अगर एक मिस मैच इधर उधर हो जाता है तो भी 9 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करें। IM का मतलब क्या होता है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 26 अगस्त 2022 को। अच्छा, उड़ान योजना है क्या? एक तो याद रखना, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू है। इसकी शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। और निःशुल्क महिलाओं को 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए। और वर्तमान में हर मंथली 12 उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्थिति क्षेत्र के अनुसार। 12, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 4, वो स्थिति के अनुसार, ठीक है। दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है 26 अगस्त 2022 को।
धूलखेड़ा चीपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं। ये राजस्थान के किस जिले में है? आज का सुबह का जिस विद्यार्थी ने 7:30 पर करंट की क्लास आती है हमारी रोज राजस्थान करंट की, जिसने देखे हैं उसमें मैंने बड़े शानदार तरीके से इसको पूरे व्याख्यात किया है। धूलखेड़ा चीपिया ये भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिल्ली के अंदर सबके फाउंडेशन है अलग अलग भाषा के, तो अपने राजस्थान यानी राजस्थान राज्य के या भाषा के फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुशील शर्मा को। किसको? सुशील शर्मा को। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? डूंगरपुर में। कहां पे? डूंगरपुर में। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो राजस्थान को दूसरा पुरस्कार मिला है अभी खनन क्षेत्र में, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खनन के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में टोटल 87 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से 51 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन उपयोग हो रहा है आर्थिक समीक्षा 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार। महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। महाराणा प्रताप तो कितने? 5 को, और इसमें पुरस्कार पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब कितने लाख रुपए देंगे? 5 लाख रुपए। आपसे पूछे राजस्थान में एक खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, और एक गुरु को दिया जाने वाला, एक प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार खेल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार है। अगला, हाल ही में लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर और कई और भी राज्य है जहां पे इस संक्रमण के कारण बहुत सारी गोवंश है उनकी मृत्यु हो चुकी है। लगातार सरकार भी इस पे काम कर रही है, संवेदनशील है, टीकाकरण भी किया जा रहा है। तो लंपी स्किन डिजीज वो है किसकी? पशुओं की बीमारी, खास करके इसने गोवंश को प्रभावित किया। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? 29.45, और सबसे ज्यादा गरीबी आंकी गई है बाड़मेर में और सबसे कम झुंझुनू में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुम्बरी के पोस्टर का विमोचन किया है। यह किस जिले में आयोजित होगा? तो ये रोहट पाली के अंदर जुम्बरी के पोस्टर का विमोचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना। 18वीं राष्ट्रीय एक बार पेपर में आ चुकी है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा मार्च 2023 तक किस शहर को घरेलू गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? जयपुर को। और हाल ही में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्यराज आदिराज पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? ये हैंडबॉल के खिलाड़ी है, क्योंकि इनका भारतीय टीम में चयन हुआ। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र है, तो संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र है। संत पीपा की गुफा कहां पे है? तो गुफा पूछे तो टोडा भीम या टोडा राय सिंह टोंक में, छतरी पूछे तो गागरोन में, और मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान रूहानी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, और ये 1192 में जब अजमेर का शासक पृथ्वीराज द्वितीय था मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और अजमेर को कर्म भूमि बनाया, और अजमेर में ही इनका इंतकाल हुआ था, इसलिए अजमेर को भारत का मक्का मदीना कहती है। वैसे तो क्या है, मक्का में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मक्का मदीना पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का मक्का में जन्म, मदीना में, उसी प्रकार इनको कहा जाता है। तो हजरत शेख उस्मान रूहानी इनके गुरु थे। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सारे जानते हो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का है। कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है, और फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। किस संप्रदाय के आशीर्वाद के कारण जयपुर नरेश जगत सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। किस संप्रदाय के आशीर्वाद के कारण, यानी कौन से संत थे या संप्रदाय के कारण जयपुर नरेश जगत सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी? वो थे निम्बारक। निम्बारकाचार्य ने निम्बारक संप्रदाय की स्थापित की थी। और भारत राजस्थान के अंदर मुख्य पीठ है सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पे है? अजमेर के अंदर है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और जो सलेमाबाद है ना, अब इसका नाम भी पता है क्या कर दिया? निम्बारक पंथ पीठ कर दिया। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत का नाम बताइए। तो इनका नाम है संत रज्जब जी। और संत रज्जब जी दादू दयाल जी के गुरु थे, शिष्य थे। और उन्होंने कहते हैं कि दूल्हे के वेश में आजीवन उपदेशों का बखान किया था उनकी।
राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ पे है? देखो, वैष्णव संप्रदाय और शैव धर्म संप्रदाय दो है। शैव धर्म में नाथ संप्रदाय ये कई आ जाते हैं, ठीक है, शैव, और एक है वैष्णव धर्म संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय में जैसे वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य कई आ जाते हैं। वैसे तो वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से मंदिर है कांकरोली राजसमंद के अंदर। वैसे नाथ द्वारा में भी है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय की। ये वल्लभाचार्य से संबंधित है, कई है, मथुराधीश, कोटामेर, कामा, भरतपुर में ये कई है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध नेता कौन थे? प्रसिद्ध संत कौन थे? तो संत लालदास जी। और कल मैंने 9 बजे की क्लास में बोलियां करवाई थी, मैंने कहा था ना लालदास जी की रचनाएं हैं, चरणदास जी की रचनाएं, वो भी मेवाती भाषा में या बोली में है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक, ये देखो, पशुपति कह दो, कपालिक कह दो या लकुलिक संप्रदाय कह दो, ये सारे के सारे एक ही है। राजस्थान में सबसे ना ये संप्रदाय सबसे प्राचीन है। और इनकी पीठ पूछे राजस्थान में एकलिंग नाथ जी है, जो कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर के अंदर वहां पीठ है। वैष्णव धर्म की कौन सी शाखा राजस्थान में लोकप्रिय रही? तो राजस्थान में लोकप्रिय कौन सी रही थी? वैष्णव धर्म की। तो पुष्टि मार्गीय भी रही थी और निम्बारक संप्रदाय भी रहा था, राधा वल्लभ यानी वल्लभाचार्य भी लोकप्रिय रहता। उपयुक्त सभी। किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव श्री जयनारायण व्यास। अब क्या हुआ? अब यहां से मुख्यमंत्रियों का थोड़ा सा पाठ खोलता हूं मैं, सुन लेना। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक या निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, 3 बार शपथ लेने वाले अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया तो है ही है, ठीक है, इनको भी याद रखना अच्छे तरीके से। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत हो गए और अशोक गहलोत ने 3री बार ली है। इसके अलावा पहले दलित या अनुसूचित जाति के वो जगन्नाथ पहाड़िया हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं। प्रथम गैर मुख्यमंत्री, गैर राजस्थानी, तो आर वेंकटाचार्य जो पहले बने थे, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे शिवचरण माथुर। तो ये चीजें कई बार पेपर में आती है, यानी CS वेंकटाचार्य थे पहले गैर राजस्थानी। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये बरकतुल्ला खां थे। बरकतुल्ला खां राजस्थान के 1971 से 73 तक मुख्यमंत्री थे। पहले मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्ति पहले थे, ध्यान रखना, CM थे। मंत्रिमंडल में होते हैं, अब जो मंत्रिमंडल शब्द होता है उसमें क्या क्या होते हैं? बड़ा ही शानदार प्रश्न है वैसे, केवल कैबिनेट मंत्री। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, मंत्री परिषद शब्द है ना, ये मंत्री परिषद, इसका मतलब क्या होता है? मंत्री परिषद का मतलब होता है इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं और इसमें उप राज्य मंत्री होते हैं। हालांकि उप राज्य मंत्री का दर्जा सिस्टम खत्म कर दिया। इस राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक तो राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कई बार सुना है ना, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री में जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे वो स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे देंगे। तो कैबिनेट मंत्री को कहते हैं राजस्थान का हृदय, सरकार का हृदय। सरकार का हृदय किसको कहते हैं? कैबिनेट मंत्री को। और कैबिनेट मंत्री का दूसरा नाम है मंत्रिमंडल। हालांकि व्यवहारिक चीजें व्यवहारिक हो गई है। अब जब भी आएगा ना कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, उसका मतलब है कैबिनेट को बुलाया उसने, ठीक है। अगर वो कह देगा कि आज मंत्री परिषद की बैठक हुई, इसका मतलब उसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सारे शामिल हुए। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है कि जो न्यूज है चाहे कहीं है, सीधा नाम मंत्रिमंडल आने लग गया, उसमें सारे शामिल है। लेकिन कभी भी आप ध्यान रखना, केवल मंत्री, कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है? तो मंत्रिमंडल का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, क्या होता है? मुख्य होता है। मुख्य मंत्रिमंडल का सर्वेसर्वा होता है या फिर मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है। तो सम्मान में प्रथम होता है, ये वैसे गलत है, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। वैसे सर्वे कर लो, या इसमें 2-3 ऑप्शन दे दिए इसमें, या इसका उत्तर हम मान सकते हैं कि सम्मान में, यानी सारे मंत्री परिषद होते हैं उसमें भी एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सबसे सम्माननीय होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उत्तर इसका सही माना गया, इसको याद रखना। तो ये आपके कितने प्रश्न हो गए? 60 प्रश्न हो गए जो आपके टेस्ट में दिए थे। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो टेस्ट में दिए उसकी व्याख्या की जा रही है। 2 टेस्टों की व्याख्या हो चुकी है, कल तीसरे टेस्ट की और व्याख्या हो जाएगी। रात को 10 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। तो आपके मन में जो भी शंका वगैरह होती है वो यहाँ आपको प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और टेस्ट में कोई 1-2 गलती आती है आप रिपोर्ट जरूर किया करो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गलत आपको मिले नहीं और
कोई विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसका लेवल बढ़ाया जाए, तो मैं आपको बता देता हूं हर प्रकार के विद्यार्थियों को देखकर ये टेस्ट बनाया जाता है, एकदम लेवल सही है। आरपीएससी या दिनेश बोर्ड के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।